हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशनिक इकोनॉमिक्स। यथार्थ के इस सीरीज़ के अंदर आज हम देखेंगे कि मोबाइल से लेकर लैपटॉप और कंप्यूटर तक अगर कोई कंपनी सबसे ज़्यादा चर्चा में है तो वो है एप्पल। आज एप्पल की वैल्यूएशन लिहाज से एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। हर कोई एप्पल के उत्पादन खरीदना चाहता है, लेकिन स्टीव जॉब के गैरेज से शुरू हुई ये कंपनी आज इतनी बड़ी कैसे हो गई? ये समझने के लिए आपको पहले स्टीव जॉब के बारे में जानना होगा। वो कौन थे, ये ही समझना इम्पोर्टेंट है और उनकी इतनी अहमियत क्यों है, ये ही आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्टीव जॉब के बारे में समझने के लिए हम 3 सीरीज़ में ये स्टीव जॉब के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 यही हमें समझाता था कि स्टीव जॉब ने मरने से पहले कही गई बातें, इतनी ज़िंदगी बदलने वाली सच्चाई उन्होंने कैसी कही, आखिरी शब्द उनके जानने के लिए हम अपनी दुनिया कैसे बदल सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में इतने इम्पोर्टेंस क्या है जो स्टीव जॉब ने बताए हैं, ये हमने पार्ट 1 में जाना। आज के इस पार्ट 2 में हम जानेंगे कि विश्व के सबसे बेहतरीन प्रेरणात्मक भाषण स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में उन्होंने स्टूडेंट को दिया गया उनका भाषण काफ़ी चर्चित हुआ और काफ़ी वायरल भी हुआ। यह स्टे हंग्री स्टे फूलिश के नाम से लोकप्रिय है। वही उसी के बारे में आज के इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे। और पार्ट 3 में हम देखेंगे कि स्टीव जॉब के बारे में, उनकी जन्म से लेके उनके स्ट्रगल करने से और उनको एप्पल जैसी कंपनी स्थापित करने के बाद उन्होंने जो सफलता की हासिल की है, वो किस तरह से उन्होंने की, ये सब जानने की कोशिश हम पार्ट 3 में करेंगे। तो देखते रहिए आज के इस टॉपिक के साथ साथ। आपका समय सीमित है, किसी और की ज़िंदगी जीकर इसे व्यर्थ न करें। इस जाल में न फंसे और वो जीवन बिल्कुल न जिए जो दूसरे की सोच पे आप निर्भर हो। यह लाइन सबसे फेमस एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब ने अपने जीवन की सार देते हुए कहा है, जो आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनकी इनोवेशन दशकों तक लोगों के दिलों पे राज करती रहेगी। स्टीव जॉब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही संघर्ष किया है, यहाँ तक कि पैसे की कमी की वजह से भी उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। ज़िंदगी में पल-पल बड़ी-बड़ी चुनौतियों को सामना कर कर उन्होंने एप्पल की शुरुआत की थी। अपने पिता के छोटे से गैरेज से उन्होंने आज के समय की टॉप कंपनी की नींव रखी थी। पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने के बाद 5 अक्टूबर 2011 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उनको कैंसर की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। स्टीव जॉब को एक कामयाब बिजनेसमैन के साथ-साथ एक बेहतर इंसान भी माने जाते थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का अपनी सफलता के दम पर कामयाबी पाई थी। स्टीव जॉब के द्वारा दिए गए थिंक डिफरेंट ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, जो आज भी बिजनेस स्कूल में एक केस स्टडी के तौर पर यहाँ पे स्टडी की जाती है कि कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके और निरंतर सफलता प्राप्त की है। उन्होंने साबित किया कि विफलता भी प्रोडक्टिव होती है और उससे सबक लेकर सफलता पाना भी संभव है। यह बिल्कुल ऐसा है जिसे हम सभी अपना सकते हैं और अपने जीवन में सक्सेस होने के लिए ये एक सबसे दिया गया उनका सक्सेस मंत्र है। स्टीव जॉब ने दिया हुआ सबसे बड़ा सबक ये है कि आप जो करते हैं उसे बारे में आप पैशनेट रहे। सफल होने के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में पैशनेट होना सबसे इम्पोर्टेंट है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे एप्पल को सर्वश्रेष्ठ बनाया गया। स्टीव जॉब ने सर्वश्रेष्ठ के लिए कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने अपने काम के हर पहलू को पूर्णता के लिए प्रयास किया है। एक ऐसा व्यवसाय बनाने का उन्होंने दृढ़ संकल्प किया जिसे उन्हें हमेशा गर्व था। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्टीव जॉब की ज़िंदगी से जुड़े हुए 3 कहानियों को बताने की कोशिश करेंगे, जिसका ज़िक्र उन्होंने खुद ब खुद किया था। आप ऐसी स्टोरी को जानकर बुरी से बुरी परिस्थिति से लड़ने की ताकत आपको खुद भी आ जाएगी। स्टीव जॉब ने 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में उन स्टूडेंट को दिया हुआ एक मैसेज स्टे हंग्री स्टे फूलिश के नाम से प्रसिद्ध है। यह भाषण उनके जीवन का सबसे फेमस भाषण माना जाता है। इसी भाषण में उन्होंने अपने लाइफ से जुड़ी हुई 3 कहानियाँ लोगों को बताई और इससे हमें बहुत कुछ ऐसे सीखने की कोशिश हम करेंगे तो हमारे जीवन में सक्सेस होना। और इससे पता चलता है कि हर इंसान उनके लाइफ में जो अप एंड डाउन्स आते हैं, ये खुद ब खुद स्टीव जॉब्स से भी नहीं छूटे हैं। तो इनसे हम सबक लेके आगे बढ़ने की अगर कोशिश करें और हमारी गलतियाँ ढूँढें, तो हम ज़रूर एक सक्सेस होने के वे में ज़रूर पहुँच जाएँगे।
स्टीव जॉब कहते हैं, मैं आज दुनिया के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक आपको दीक्षांत समारोह में आपके साथ होने का गौरव महसूस कर रहा हूँ। मैंने कभी कॉलेज में ग्रेजुएशन नहीं किया। सच कहूँ तो यह कॉलेज ग्रेजुएशन के सबसे करीब है। आज मैं आपको अपने जीवन के 3 कहानियाँ बताना चाहता हूँ। बस इतना ही। कोई बड़ी बात नहीं है। बस 3 कहानियाँ ही है। स्टीव जॉब ने पहली जो कहानी बताई वो पहली कहानी डॉट्स जोड़ने के बारे में है। मतलब द फर्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट कनेक्टिंग टू डॉट्स। स्टीव जॉब कहते हैं, मैंने पहले 6 महीनों के बाद रीड कॉलेज को छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद मैं 18 महीने तक ड्रॉप इन के रूप में कॉलेज में रहा। उसके बाद मैंने वास्तव में कॉलेज छोड़ दिया। तो मैंने कॉलेज क्यों जोड़ा? यह सब मेरे जन्म से ही पहले शुरू हो गया था। मेरी जैविक माँ एक युवा अविवाहित कॉलेज ग्रेजुएट छात्रा थी और उसने मुझे गोद देने का फैसला किया। उसे बहुत ही दृढ़ता से लगा कि मुझे कॉलेज ग्रेजुएट लोगों के द्वारा गोद लिया जाएगा। इसीलिए जन्म के समय मुझे एक वकील और उनकी पत्नी द्वारा गोद लेने के लिए सब कुछ तैयार था। सिवाय उसके कि जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने आखिरी समय में अपना फैसला बदल दिया। वे वास्तव में एक लड़की चाहते थे। इसीलिए मेरे माता-पिता जो प्रतीक्षा सूची में थे, वो आधी रात में एक कॉल आया जिसमें पूछा गया, हमारे पास एक अप्रत्याशित बच्चा है, क्या आप उसे चाहते हैं? उन्होंने कहा, बेशक। मेरी जैविक माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ ने कभी कॉलेज में ग्रेजुएशन नहीं किया और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल की ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी नहीं की। उन्होंने अंतिम गोद लेने के कागजात पर हस्ताक्षर करने में इनकार कर दिया। वो केवल कुछ महीनों के बाद ही माने जब मेरे माता-पिता ने उनको वादा किया कि हम इस बच्चे को कॉलेज तक पढ़ाएँगे। और उसके बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन मुझे नासमझी में ऐसा एक कॉलेज मैंने चुना जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था और मेरे कामकाजी वर्ग के माता-पिता की सारी बचत मेरे कॉलेज के ट्यूशन पर खर्च हो रही थी। कॉलेज के 6 महीने के बाद मुझे इसके बारे में पता चला, इसमें कोई मूल्य नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता था कि कॉलेज मुझे यह समझने में कैसे मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता-पिता द्वारा पूरी ज़िंदगी बचाए गए सारे पैसे खर्च कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फ़ैसला किया। इसके भरोसे किया कि सब ठीक हो जाएगा। उस समय यह काफ़ी डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मेरे द्वारा लिए गए सबसे अच्छे फ़ैसलों में से एक था। जिस क्षण मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैं उन आवश्यक कक्षाओं में जाना बंद कर सकता था, जिनमें मेरी रुचि नहीं थी और उन कक्षाओं में जाना शुरू कर सकता था, जिसमें मुझे दिलचस्पी लगती थी। यह सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास छात्रावास का कमरा नहीं था, इसीलिए मैं दोस्तों के कमरों में फर्श पर सोता था। मैं 5 सेंट जमा करके कोक की बोतलें लौटाता था, जिसमें मैं खाना खरीदता था और हर रविवार की रात में शहर भर में 7 मील पैदल चलकर जाता था, ताकि हरे कृष्णा मंदिर में हफ्ते में 1 बार तो मैं अच्छा खाना खा सकूं। मुझे यह बहुत ही पसंद था और अपनी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का पालन करने में मैंने जो कुछ पाया, वह बाद में अमूल्य साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उस समय रीड कॉलेज में शायद देश में सबसे अच्छी कैलीग्राफी की शिक्षा दी जाती थी। पूरे परिसर में हर पोस्टर, हर दराज पर, हर लेबल खूबसूरती से हाथ से लिखे हुए कैलीग्राफी दिखाई देती थी। क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं जानी थी, इसलिए मैंने यह सीखने के लिए कैलीग्राफी की शिक्षा लेने का फैसला किया था। और ये कैसे किया जाता है, मैंने सेरिफ और सेंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा। विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच जगह की मात्रा को बदलने के बारे में और इस बारे में कि महान टाइपोग्राफी को महान क्यों बनाया जाता है। यह सुंदर, ऐतिहासिक, कलात्मक रूप में सूक्ष्म था, जिसे विज्ञान पकड़ नहीं सकता था और मुझे यह आकर्षक लगा। इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में जीवन में व्यावहारिक रूप से कुछ लागू करना होगा, इसके में कोई भी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे, तो मुझे ये सब कुछ याद आया और हमने इसे मैक में डिज़ाइन किया। यह सुंदर टाइपोग्राफी वाला पहला कंप्यूटर था। अगर मैंने कॉलेज में उस एक कोर्स में कभी भाग नहीं लिया होता, तो मैं मैक में कभी भी कई टाइपफेस या अनुपातित रूप से स्पेस किए गए हैं फ़ॉन्ट्स को कभी नहीं लाता। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की नकल की है, इसलिए संभावना है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में वे नहीं होंगे।
शायद अगर मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मैं कभी भी कैलीग्राफी कक्षा में भाग नहीं लेता और पर्सनल कंप्यूटर में शायद वह अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो उनमें है। बेशक जब मैं कॉलेज में था तो आगे की ओर देखते हुए बिंदुओं को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि मेरी कनेक्टिंग द डॉट्स ये स्टोरी पूरी होती है। फिर से आप आगे देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, आप उन्हें केवल पीछे देखकर ही जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना होगा कि आपके भविष्य में बिंदु किसी न किसी तरह से जुड़ ही जाएंगे। आपको किसी चीज़ पर भरोसा करना होगा। आपकी अंतःप्रज्ञा, भाग्य, जीवन, कर्म जो भी हो, इस दृष्टिकोण ने मुझे कभी निराश नहीं किया है और इनमें से मेरे जीवन में बहुत ही बड़े बदलाव आए हैं। स्टीव जॉब की दूसरी कहानी प्यार और धोखा के बारे में है। सेकेंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस। स्टीव जॉब कहते हैं कि मैं बहुत ही भाग्यशाली था। मुझे जीवन में जल्दी ही वह मिल गया जो मुझे पसंद था। जब मैं 20 साल का था तब मुझे दोस्त वोच और मैंने अपने माता पिता के गैरेज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की। हमने कड़ी मेहनत की और 10 साल में एप्पल एक गैरेज से हम दोनों से बढ़कर 4,000 से ज़्यादा कर्मचारी वाली $2 बिलियन की कंपनी बन गई। हमने एक साल पहले ही अपनी बेहतरीन रचना मैकिन्टोश रिलीज़ की थी और मैं 30 साल का हो गया और फिर मुझे नौकरी से ही निकाल दिया गया। आप जिस कंपनी को शुरुआत करते हैं उससे आपको नौकरी से कैसे निकाला जा सकता है? खैर, जैसे-जैसे एप्पल बड़ा होता गया, हमने एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जिसके बारे में मुझे लगा कि वो हमारे साथ कंपनी चलाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली और पहले से और भी ज़्यादा कंपनी आगे बढ़ जाएगी। और पहले साल या तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर भविष्य में बारे में हमने जब विचार अलग-अलग होने लगे और आखिरकार हम अलग हो गए। जब हम अलग हुए तो हमारे निर्देशक मंडल उनका साथ दिया, इसलिए 30 साल की उम्र में मैं बाहर हो गया और बहुत ही सार्वजनिक रूप से बाहर हो गया। मेरे पूरे जीवन में जीवन का केंद्र बिंदु जो था वो चला गया और यह विनाशकारी था। मैं वास्तव में कुछ महीनों तक नहीं जानता था कि मैं अब क्या करूं। मुझे लगा कि मैंने उद्यमियों में पिछली पीढ़ी को निराश किया है, कि मैंने उस समय बैटन को छोड़ दिया था जब मुझे सौंपा गया था। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉय से मिला और इतनी बुरी तरह से गलती के लिए माफ़ी मांगने की मैंने कोशिश की। मैं एक बहुत ही सार्वजनिक विफलता थी और मैंने घाटी से भागने के बारे में भी सोचा, लेकिन धीरे-धीरे मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। मैं अभी भी जो करता था उससे प्यार करता था। एप्पल ने घटनाओं के मोड़ ने उससे ज़रा भी बदलाव नहीं किया था। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अभी भी प्यार करता था और इसीलिए मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। मैंने तब यह नहीं देखा था, लेकिन यह पता चला कि एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी जो कभी हो सकती थी। सफल होने के भारीपन की जगह फिर से एक नौसिखिया होने का हल्कापन आ गया था। हर चीज़ के बारे में कम निश्चितता, इससे मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र किया गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था नेक्स्ट और दूसरी कंपनी थी पिक्सार। और मुझे एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया था जो बाद में मेरी पत्नी बनी, जो थी लॉरेन। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेशन फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई बनाई और यह दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। घटनाओं में एक उल्लेखनीय मोड़ में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया। मैं एप्पल में वापस आ गया और नेक्स्ट ने हमने जो तकनीक विकसित की थी यह एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण का केंद्र बना और लॉरेन जो मेरी पत्नी और मेरा एक साथ एक अद्भुत परिवार भी है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता तो यह सब कुछ नहीं होता। यह बहुत ही खराब स्वाद वाली दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी-कभी ज़िंदगी आपके सिर पर ईंट से वार करती है। अपना विश्वास मत खोइए। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे आगे बढ़ने में सिर्फ यही चीज़ मदद करती रही कि मैं जो करता था उससे प्यार करता था। आपको वो पाना ही होगा जो आपको पसंद है। और यह आपके काम के लिए इतना ही सच है कि जितना कि आपके प्रेमियों के लिए। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा ही हिस्सा भरने वाला है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वो करना है जो आपको लगता है कि वो महान काम है। और महान काम करने का एकमात्र तरीका है जो आप करते हैं उसे प्यार करना। अगर आपको अभी तक वो नहीं मिला
तो तलाश करते रहिए, समझौता न करें। दिल के सभी मामलों की तरह आपका पता चल सकता है जाएगा कि आपको वो कब मिलेगा। और किसी भी बेहतरीन रिश्ते की तरह जैसे-जैसे साल बीतते जाएँगे और ये और भी बेहतर होता जाएगा। इसीलिए तब तक तलाश करते रहिए जब तक आपको वो न मिल जाए। समझौता न करें। स्टीव जॉब की तीसरी कहानी जो उन्होंने बताई थी, वो है डेथ के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में। स्टीव जॉब कहते हैं कि जब मैं 17 साल का था, तो मैंने एक उदाहरण पढ़ा था, जो इस तरह से था, अगर आप हर दिन ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो, तो एक दिन आप निश्चित रूप से सही साबित होंगे। इससे मुझ पर गहरा प्रभाव डाला और तब से लेकर पिछले 33 सालों तक मैं हर दिन सुबह शीशे में देखता हूँ और खुद से पूछता हूँ, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मैं वही करना चाहता हूँ जो मैं आज करने जा रहा हूँ? और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं आता था, तो मैं समझ जाता हूँ कि मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा, मेरे जीवन में बड़े फैसले लेने में मदद करने के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि लगभग हर चीज़, सभी बाहरी अपेक्षाएं, सारा अभिमान, समदर्दी, सफलता का सारा डर, ये सब चीज़ें मौत के सामने गायब हो जाती है। केवल वही बचा सकता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह याद रखना कि आप मरने वाले हैं, यह सोचने के जाल में बचने का सबसे अच्छा तरीका है, जो मुझे पता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप पहले से ही नग्न हैं। अपने दिल की बात न मानने का कोई कारण नहीं है। करीब 1 साल पहले मुझे कैंसर का पता चला। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और मुझे अग्न्याशय पर एक ट्यूमर का साफ दिखाई देने लगा। मुझे यह भी नहीं पता था कि अग्न्याशय क्या होता है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि यह लगभग निश्चित रूप से एक कैंसर है, जिसका इलाज नहीं है और मुझे 3 से 6 महीने से ज़्यादा जीने का उम्मीद भी नहीं थी। मेरे डॉक्टर ने मुझे घर जाने और अपने कामों को व्यवस्थित करने की सलाह दी थी, जो डॉक्टर के अनुसार मरने के लिए तैयार रहने के संकेत थे। इसका मतलब है कि अपने बच्चों को वह सब कुछ बताने की कोशिश करें जो आपको लगता है कि आपको अगले 10 सालों में उन्हें बताना है। इसका मतलब यह है कि सब कुछ ठीक से करना ताकि आपके परिवार के लिए यह जितना संभव हो उसे उतना आसान हो। इसका मतलब है कि आप अलविदा कहने जा रहे हैं। मैं पूरे दिन इसी निदान के साथ जी रहा था। बाद में उस शाम मेरी बायोप्सी हुई, जिसमें मेरे उन्होंने मेरे गले से होते हुए मेरे पेट और आंतों में एक एंडोस्कोप डाला और इसी ज़रिए मेरे पैनक्रियास में एक सुई डाली और ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं निकाली। मुझे बेहोश कर दिया गया था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहाँ मौजूद थी, उसने मुझे बताया कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं को देखा तो डॉक्टर रोने लगे, क्योंकि यह बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैंक्रियास कैंसर निकला, जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मैंने सर्जरी करवाई और अब मैं ठीक हूँ। यह मौत का सामना करने के लिए मेरा सबसे करीबी समय था और मुझे उम्मीद है कि यह पिछले कुछ दशकों तक मेरे लिए सबसे करीबी समय रहेगा। इस दौर में गुजरने के बाद मैंने अब आपके यह बात थोड़ी सी ज़्यादा निश्चितता के साथ यह कह सकता हूँ कि जब मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध बौद्धिक अवधारणा है। यह तो निश्चित है कि कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, वे वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। और फिर भी मृत्यु यह मंजिल है जिसे हम सभी साझा करते हैं। कोई भी हो इससे बच नहीं सकता और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जीवन का सबसे बेहतरीन आविष्कार है। यह जीवन का परिवर्तन कारक है। यह पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाता है। अभी नया आप है, लेकिन अब से बहुत दूर नहीं। किसी दिन आप धीरे धीरे पुराने हो जाओगे और दूर हो जाओगे। इतना नाटकीय होने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी की जीवन जीने के बर्बाद न करें। अष्टधर्मियों में न फंसे, जो दूसरे को लोगों को सोच में परिणामों में साथ जीना है। दूसरे की राय के शोर अपनी अंत आत्मा को आवाज को डूबने न दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखें। वे किसी तरह से पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब गौण है। जब मैं छोटा था, तो द होल अर्थ कैटलॉग नाम का एक अद्भुत प्रकाशन होता था, जो मेरी पीढ़ी की बाइबलों में से एक था।
इसे स्टीवर्ट ब्रॉड नामक एक व्यक्ति ने बनाया था, जो यहाँ से दूर दूर मेनलो पार्क में रहता था, और उसने अपने काव्यात्मक स्पर्श से इसे जीवंत कर दिया था। यह 1960 के दशक के उत्तरार्ध में था, जब पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप प्रकाशित नहीं हुए करते थे। इसलिए यह सब कुछ टाइपराइटर, कैंची और पोलराइड कैमरों में बनाया गया था। यह गूगल के आने से 35 साल पहले पेपर बैंक फॉर्म के गूगल जैसा ही था। यह आदर्शवादी था और साफ सुथरे उपकरणों और महान विचारों से भरा हुआ था। स्टीवर्ट और उनकी टीम ने द होल अर्थ कैटलॉग में कई अंक प्रकाशित किए, और फिर जब यह अपना काम पूरा कर चुके थे तो उन्होंने इसका अंतिम अंक निकाला। यह 1970 के दशक का मध्य था और मैं आपकी ही उम्र का था। उनके अंतिम अंक में के पीछे कवर पर सुबह सुबह एक देहाती सड़क की तस्वीर थी, जिसके तरह से सड़क पर आप खुद को लिफ्ट लेते हुए पा सकते हैं। अगर आप बहुत ही साहसी हैं तो इसके नीचे शब्द थे, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। यह उनका विदेशी संदेश था जब उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। भूखे रहो, मूर्ख बनते रहो, और मैंने हमेशा अपने लिए यही चाहा। और अब जब आप नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए यही कामना करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। स्टीव जॉब 21वीं सदी के तकनीकी जादूगर माने जाते हैं। उन्होंने दुनिया के मैकिंटोश कंप्यूटर, आईपॉड, आईफोन, आईपैड जैसे अद्भुत उपकरण दिए हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मिली हुई अविश्वसनीय सफलता को लेकर उम्र की 30 उम्र में अपनी ही कंपनी से निकाले जाने तक और फिर से हासिल की गई उन्नत अविश्वसनीय सफलता तक मानी जाती है। कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। कैंसर जैसी दुर्भाग्यपूर्ण बीमारी से विचलित न हुए बिना उन्होंने नए उपकरण करना जारी रखा, और 21वीं सदी के पहले दशक में वो छाए रहे। दुनिया को आईफोन के साथ साथ एप्पल के अनेक ऐसे प्रोडक्ट देने के साथ साथ स्टीव जॉब आज भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी इनोवेशन सोच की टेक्नोलॉजी में उन्होंने किया हुआ एक नया रूप जो दिया है, वो आज भी बरकरार है और हमेशा जीवित रहेगा। अपने इनोवेशन के दम पर ही वे करोड़ों दिलों में शतकों तक माने जाएंगे और पहचाने जाएंगे। इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए ओशनिक इकोनॉमिक्स। थैंक यू।